फ्रेंड्स, हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सभी चैप्टर साइंस के आपको 1 बाय 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, है ना। तो साइंस में जो 10th क्लास 3 पार्ट अलग अलग हैं, तो हम लोग पूरा कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है वह है रासायनिक एवं समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके एक नया पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, और यही हमारा जो है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है ना। जैसे हमने कह दिया कि जल कब बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। या हमने कह दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या प्यारे बच्चों? कि पदार्थों का आपस में क्रिया करना, संयोग करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसा हमने शुरू में देखा हुआ है, अपने चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है कि जो हमारा लोहे का कोई भी मटेरियल हो गया, चाहे या अलमारी हो, कोई भी चीजें हैं, तो उनमें यदि जंग लग जाती है, या तो हम कह दें दूध को हमने रख दिया और दूध हमारा गर्मियों के दिनों में फट जाता है, या हम कह दें कि अंगूर कुछ दिन बाद जो है तो वो पक जाता है या खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, भोजन हम करते हैं, भोजन का पाचन हो जाता है, ये सब क्या है? तो आप सिंपल सा ध्यान रखना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो हमने कह दिया कि रासायनिक अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा इसकी देखते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया, तो जैसा आपने देखा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखिएगा, हम लोग करते हैं। उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, उदाहरण हो गया हमारा क्या? तो हमने कह दिया कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। या हमने उदाहरण हम कह सकते हैं नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनाते हैं। तो सिंपल सी बात सिर्फ ये है प्यारे, हमारे दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं क्रिया करके क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब ध्यान ये रखना है, जो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, वो मेन पॉइंट सिर्फ ये है यहाँ पे कि हमारा जो रासायनिक पदार्थ बन रहा है, जल बन रहा है या अमोनिया बन रहा है, इसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब रासायनिक अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बना क्या? जल बन गया, अमोनिया बन गया। इसको हम किसी भी भौतिक विधि, देखिए भौतिक विधियां क्या हो गई, तो पहले आप लिख देना कि रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ को रासायनिक किसी भी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा, हम लोग क्लास 9th की साइंस में पढ़े हुए हैं। क्लास 9th की साइंस में हमने भौतिक विधियों को पढ़ा हुआ है। भौतिक विधियां हैं क्या? तो उनका हम लोग एक बार बस नाम देख लेते हैं। भौतिक विधियां हो गई हमारी, फर्स्ट नंबर पर हम लोग बोल सकते हैं आसवन हो गया। आसवन के बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन के बाद हम लोग बोल सकते हैं वाष्पीकरण, और आप बोल सकते हो अपकेंद्रीकरण। कुल मिला के ये भौतिक विधियों के नाम हैं। हम लोगों ने क्लास 9 की साइंस में पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ था। अब देखो, आसवन है क्या? तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और अपकेंद्रीकरण। आसवन सिर्फ ये हो गया कि जब दो द्रव होते हैं, दो द्रव हो गए और उन दोनों द्रवों को हमको अलग करना है। जैसे मान लो आपने पानी और पानी के साथ में कोई भी और ऐसे घुलनशील मिला दिया, हमने मिला दिया पानी के साथ जो है तो एल्कोहल मिला दिया, है ना। तो एल्कोहल मिलाते हैं तो जब आसवन की क्रिया करनी पड़ती और शब्द जुड़ जाते हैं, उनका नाम है आसवन और संघनन। मतलब
पानी और एल्कोहल है, हमको पानी को अलग करना है, एल्कोहल को अलग करना है, तो हमने उनको एक बीकर से जोड़ दिया और बीकर से जोड़ने के बाद जैसे हीटिंग की प्रोसेस करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जिसका क्वथनांक कम होगा वो जाके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब संघनन हो जाएगा। ये आसवन की प्रक्रिया जब भी होती है तो यहाँ पे दो शब्द उपयोग होते हैं। आसवन सिर्फ द्रवों को पृथक्करण की एक विधि है जिसमें दो द्रव को अलग किया। अब दो चीजें हैं जब दोनों एक साथ मिली हुई हैं, बाकी तो हम लोग अलग कर नहीं सकते, तो अलग कैसे करेंगे? सिर्फ गर्म करके। गर्म करना चालू करेंगे, जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले और उबल के दूसरे वाले बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वो कुछ देर बाद गर्म होना चालू होगा, उबलना चालू होगा, तो हमारे दोनों द्रव जो है तो अलग अलग हो जाएंगे। ऊर्ध्वपातन क्या हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वपातन का मतलब है, चूंकि ये शब्द आप सुन बस लो, लिख भी सकते हो आप अपनी जो है तो नोट में। ऊर्ध्वपातन क्या हुआ? तो आपने कह दिया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में और ठंडा करने पर गैस से पुनः ठोस में बदल जाते हैं। देखिए, हम कोई भी चीज जब गर्म करेंगे तो हमने गर्म करना चालू किया, तो पदार्थ जैसे बर्फ है, तो बर्फ पहले हमारा गर्म होगा तो किस में बनेगा? पानी में, द्रव में जाएगा, फिर द्रव के बाद फिर वाष्प बनेगा। ये तीन अवस्था हो गई, क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। पानी जब हमारा बर्फ है तो हमने कह दिया ठोस है, पानी जब हमारा एकदम जल जैसा हो गया, पानी जैसा, तो हम कह दिए द्रव है, और वही पानी जब वेपर के फॉर्म में हो गया, वाष्प जैसा हो गया, तो हम कह देंगे क्या हो गया? गैस हो गया। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में और ठंडा करने पर डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाता है। जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन के बाद अमोनियम क्लोराइड हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पदार्थ हैं जो गर्म मतलब ऊर्ध्वपातन का गुण शो करते हैं। वाष्पीकरण क्या हुआ? नॉर्मल सी बात है, हम लोग बरसात में कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े क्यों सूख जाते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। हम लोग कुछ देर तक अपने यहाँ जो है तो यदि बाल्टी में, ड्रम में, कहीं पे भी पानी रख दें, 2-4-10 दिन खुला छोड़ दें तो पानी का लेवल कुछ कम हो जाएगा। तो वाष्पीकरण क्या हुआ? सिर्फ वाष्प में बनना द्रव का वाष्पीकरण कहलाता है। अपकेंद्रीकरण क्या हुआ? अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हमारा जो है तो मक्खन से दही अलग होता है, दही से मक्खन अलग होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब प्रक्रियाएं हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं भौतिक विधियां। तो हम इन भौतिक विधियों से किसी भी जो रासायनिक पदार्थ बना हुआ है अलग नहीं कर सकते। हम रासायनिक पदार्थों को अलग करने के लिए रासायनिक विधियां ही अपनाएंगे। अब आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग कैसे जानते हैं कि किसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन के लिए कुछ केस हैं और हम लोग यहाँ पे दो शब्द उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन, और जिनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही मतलब भौतिक परिवर्तन हो गया। तो हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। तब तक यहाँ तक का आप जो है तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर तरीके से। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? तो सिर्फ ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ का संगठन बदल जाए, जो संगठन है वो बदल जाए और नए पदार्थ बन जाएं। ठीक है, जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उससे बन क्या रहा था? हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा था? जल का निर्माण हो रहा था। तो उसके बाद जो है तो जो जल हुआ, तो जल हमारा किस अवस्था में है? तो आपने कह दिया द्रव की अवस्था में है। पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस अवस्था में है? तो हमने कह दिया वो दोनों गैस हैं, दोनों गैसें मिलती हैं, तब हमारा जो है तो एक नया पदार्थ बन गया। तो जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए और नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, वो रासायनिक अभिक्रिया हुई। और जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, वो हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो हम कह दें पेड़ का कटना हो गया, पेड़ को हम काट रहे हैं, तो पेड़ का काटना किस में आएगा? भौतिक में कि रासायनिक में? तुमने कह दिया वो भौतिक परिवर्तन है। चाहे पेड़ ऊपर से काट दें, चाहे पेड़ को नीचे से काट दें, कोई डिफरेंस नहीं है। हम जो है तो पेड़ के पौधे की बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बढ़ना क्या हुआ? वो भी उसका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के पिघलने की बात करें, वो भी क्या है? उसका भौतिक परिवर्तन है। हम कह दें कि हमने सीमेंट लिया हुआ है, बालू लिया है, उसमें हम कुछ चूर्ण मिला रहे हैं, वो भी हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? तो आपने कहा कि जैसे हमारा लोहा रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, उसमें जंग लग जाए, हम
भोजन कर रहे हैं, भोजन का पच जाना जो है रासायनिक परिवर्तन है ना। भोजन का पचना कैसे होता है, तो आपने कह दिया कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ना। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हम लोग इसी पार्ट के लास्ट में एकदम जहां फिनिश होगा पार्ट वहां पे है कि ऑक्सीकरण है क्या, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। या तो ध्यान रखना है आपको कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि जो ये कागज को जला रहे हैं, पेड़ों को जला रहे हैं, तो जलना क्या है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती है, ध्यान रखना, मोमबत्ती के केस में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती जो पिघल रही है वो पिघलना उसका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना। जो पिघल रही है, पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक, और वो रासायनिक हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है शब्दों को कि जिसमें संगठन बदल जाए, नए पदार्थ बन जाए, वो रासायनिक हुआ। जिसमें संगठन नहीं बदले, नए पदार्थ नहीं बनते, वो हमारा क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, ओके बच्चों, हम लोग जो पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसकी परिभाषा और उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने देख लिया था। अब उसको पढ़ने के बाद रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन आप किसको बोल सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है तथा पदार्थ का जो गुणधर्म है वो भी बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन के यदि हम उदाहरण की बात करें, देखो तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं कि रासायनिक परिवर्तन होगा हमारा लोहे अलमारी में जंग लगना, भोजन का पचना, यदि हम पानी में करंट फ्लो करें, विद्युत धारा का प्रवाह करें तो उसका प्रवाह होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, पेड़ों का, जितनी अपन बात किए थे अभी, तो वही चीजें पूरी है हमारी जो ये अब लिखे हुए हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होगा, तो जैसा आपने रासायनिक लिखा हुआ था, जैसा आपने रासायनिक लिखा हुआ है कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म यहाँ पे संगठन में परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन वह है, लिख दीजिएगा भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन के बाद हम लोग रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा ये भौतिक परिवर्तन हो गया। और इसमें नए पदार्थ भी नहीं बनते और गुणधर्म भी नहीं बदलता है। फिर उसके बाद कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम कह दिए सलाद का बनना हो गया, जैसे हम कह दिए पेड़ों का बढ़ना हो गया, पेड़ों का काटना हो गया, और जैसे हम कह दिए कि मोमबत्ती का पिघलना। ध्यान रखना, हमने मोमबत्ती वाला केस बहुत कंफ्यूजिंग है कि मोमबत्ती का जलना या पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो ध्यान रखो ये जलना पिघलना लिखा हो और सिर्फ रासायनिक लिखा हो तो आपको हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन को लगाना है। पर यदि मान लीजिए आपके पास इतना दिया हुआ है कि मोमबत्ती का पिघलना और फिर लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना कि मोमबत्ती जो पिघल रही है तो जाके तो नीचे इकट्ठा ही हो रही है, तो मोमबत्ती का जो पिघलना होगा वो भी हमारा कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती जो जल रही है, जल के समाप्त हो रही है, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अलग नहीं कर सकते भौतिक विधियों से, भौतिक विधियों के नाम थे। फिर जब भौतिक और रासायनिक की बात आ जाती है तो हम दो शब्दों को पढ़ लेते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन जानने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये चार चीजें हो रही हैं मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। किसी भी अभिक्रिया में यदि ये चार चीजें हो रही हैं मतलब क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पहला क्या हो गया, तो पहले में आपने लिख दिया अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यदि होता है तो हम कह देंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अवस्था परिवर्तन के बाद हमने कह दिया कि क्या हो जाएगा, ऊर्जा या तापमान में वृद्धि यदि होती है, तापमान में वृद्धि होती है तो हम कह देंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यदि मान लीजिए गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है तो भी हम कह देंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैसों का उत्सर्जन भी क्या होगा, हमारा एक रासायनिक परिवर्तन का भाग है। और रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, तो भी हम कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानी जा सकती है, तो जब हम प्रयोग करते हैं और इनमें से कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम कह देंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में जो पर डे हम लोग देखते हैं, दैनिक जीवन में जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या हुआ,
तो हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़ की लाइफ में जो हमारे बॉडी में प्रक्रिया हो रही है, श्वसन की प्रक्रिया हो गई, या हम लोगों ने कह दिया कि भोजन जो बन रहा है, भोजन का बनना, ये भी हमारे एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हम लोग चावल या दाल जैसे ही पकाते हैं तो चावल और दाल जो है तो गर्म होके हमारे क्या बन जाते हैं, पक्के भात बन जाता है, तो है ना, हमने भोजन का पचना कह दिया। फिर हो गया हमारा जो थर्ड कह दिया तो हो जाएगा कि जंग का लगना, जंग का लगना, ध्यान रखिएगा जंग हम लोगों के पाठ में अभी लास्ट में है इसी में, और जंग का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, जंग का फार्मूला क्या होगा, तो आपने कह दिया Fe2O3.XH2O, जंग के लिए हम लोग बोलते हैं। और जो दही का बनना जो है वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो ये दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो गया। स्क्रीनशॉट और नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए। हमारे जो बुक में भौतिक रासायनिक परिवर्तन को डिफाइन किया गया है, बताया गया है रासायनिक परिवर्तन को, तो 3 क्रियाकलाप दिए हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 क्या है, तो क्रियाकलाप नंबर 1 सिर्फ आप ध्यान रखिए, वहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। और मैग्नीशियम रिबन है क्या, तो नॉर्मल जैसे हम लोग देखते हैं गर्ल्स अपने जो है तो हेयर बाल को बांधने के लिए जो एक फीता यूज़ करते हैं, एकदम वैसा ही होता है मैग्नीशियम। और हम लोग नॉर्मल दीपावली में वो जलाते हैं, छुरछुरिया जलाते हैं। वो जो छुरछुरिया हो गई, तो छुरछुरिया जैसे जलती है वैसे ही मैग्नीशियम जलता है। यदि अपन ने प्रैक्टिकल किया हुआ है तब भी अच्छा है, नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्रियाकलाप सिर्फ ये है कि आप मैग्नीशियम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो हमारा बन क्या जाएगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना अभी मैं संतुलित नहीं कर रहा हूं, संतुलित करना मैं कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। एक नॉर्मल सी अभिक्रिया हुई, या चलो संतुलित भी कर लेते हैं पर बाद में करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारा मैग्नीशियम क्रिया किया किससे, ऑक्सीजन से, और एक नया पदार्थ बन गया। हमने रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या कहा हुआ था कि रासायनिक परिवर्तन को हम लोग 4 चीजों से ध्यान रख सकते हैं, या तो उसकी अवस्था बदल जाए, या तो उसका तापमान बदल जाए, या तो उसका रंग बदल जाए, या तो गैस निकले, गैस का उत्सर्जन हो, तो हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे तो मैग्नीशियम पहले ठोस था और जब ये जला तो जल के एकदम से राख जैसा बन गया, तो हमने कह दिया यहाँ पे नया पदार्थ बन चुका है। क्रियाकलाप हमारे पास नंबर 2 है। आगे हम इसको करते हैं, आप बैलेंसिंग में बिल्कुल मत परेशान होना। लास्ट हमारा आज का टॉपिक बैलेंसिंग होगा। इस चैप्टर के हम लोग 2 लेक्चर बनाएंगे और 2 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। जो क्रियाकलाप नंबर 2 है वहां पे सिर्फ ये कह रहा है क्रियाकलाप 2 में कि आपने लिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड लिया हुआ है और उसको क्रिया करवा रहे हो तुम लेड नाइट्रेट के साथ तुम क्रिया करवा रहे हो। और क्रिया करवाने पर जो बन रहा है तो तुमने कह दिया, देखो भाई हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे द्विविस्थापन हो गया। अभी अभिक्रिया के प्रकार आएगा, वो भी हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। पर कोई भी हमारा यदि फार्मूला लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, तो उस सूत्र का तुम धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग पहचानने का प्रयास करो, है ना। धीरे धीरे पहचानने लगोगे। अभी तो आप क्लास 10th में हो, जैसे जैसे आपकी क्लास अपग्रेड होती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम ध्यान रखें, तो पोटेशियम में हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। यहाँ ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, 2 का पॉजिटिव, और ये निगेटिव हो गया। नॉर्मल सी बात यह है कि जब हमारा क्रियाफल बनेगा जो इक्वल के साइन के उधर बनेगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, मतलब हमारा जो बना वो क्या बन गया, तो हमने कह दिया यहाँ पे KNO3 बन गया, KNO3, और क्या बना, तो हमने कह दिया PbI बन गया, Pb और I2 बन गया, PbI2 बन गया। बाद में इसको अपन बैलेंस करते हैं और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे है कि जो हमारे ये PbI2 बना हुआ है, तो PbI2 ये हमारा बन जाएगा अवक्षेप, इसको अपन बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं, या कह देंगे एक ठोस का फॉर्मेशन बन जाएगा, PPT बन जाएगा। और ये एक येलो कलर का, पीले कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। ये दोनों वाइट ही होते हैं,
मतलब जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया, लेड नाइट्रेट को मिलाया, दोनों ही व्हाइट कलर के थे, लेकिन एक नया पदार्थ बना जो इस कलर का है और उसके ऊपर जो है तो एक ठोस की परत बन गई। रासायनिक परिवर्तन है क्या? नया पदार्थ बन जाना, पुराने पदार्थ से एकदम परिवर्तित हो जाना। तीसरा इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये दिया हुआ है कि हमारा जो कोई भी मेटल हो गया, जिंक का पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक हो गया, वो रिएक्ट करता है HCl ले लो, चाहे तुम H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो। बैलेंसिंग पे मत जाना प्यारे बच्चों, हम बैलेंसिंग अभी करके सीखते हैं। हम क्रियाकलाप की बात कर रहे थे कि रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है। तो मान लो हम लोग क्रिया करवाते हैं जिंक को, तो हमारा बन गया ZnCl2 बना और H2 बन गया। यहाँ पे भी हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ZnSO4 बन गया, ZnSO4 बना और H2 बन गया। मतलब इस रासायनिक परिवर्तन में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन यही है, या तो गैस निकले, या तो अवस्था परिवर्तन हो, या तापमान बढ़ जाए। यहाँ पे तापमान भी बढ़ता है। तो ये चीजों को आप देख लीजिए। क्रियाकलाप हमारा ये 1.1 था, 1.1 हो गया, और ये 1.2 हो गया, और ये 1.3 हो गया। नॉर्मल से अभिक्रियाएं दी हुई हैं। जब यहाँ तक हम लोग पूरी चीजें सीख लेते हैं और देख लेते हैं तो हमारा एक नया टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। हम लोग जब रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं तो रासायनिक समीकरण के पहले हम लोगों को दो शब्द पता होने चाहिए, और वो शब्द हो गए हमारे अभिकारक और उत्पाद। ये दोनों शब्द हम लोगों को पता होने चाहिए कि हम लोग अभिकारक किसको बोलते हैं और उत्पाद किसको बोलते हैं। रिएक्टेंट, जो मेरा नाम है RP मिश्रा, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? तो रिएक्टेंट क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ था क्रियाकलाप 1.1 में कि हमारा मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, वो दोनों भाग ले रहे हैं। बन क्या रहा है? बन गया MgO, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। देखिए क्या हुआ, हमारा अभिकारक क्या हुआ कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, क्रियाकारक रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ? तो जिनमें जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाफल या उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए हम लोग अभिकारक और क्रियाकारक को एक अभिक्रिया में समझते हैं। लाइक मैंने लिख दिया हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन से और बन रही है हमारे पास अमोनिया गैस। नाइट्रोजन क्या बना रहे हैं? अमोनिया गैस। तो इधर साइड जितनी चीजें लिखी हुई हैं इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। और इधर साइड जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। या नॉर्मल ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो इक्वल के साइन के इधर है, उसको हम लोग अभिकारक, जो हमारा राइट हैंड साइड पे उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल लेते हैं। ठीक है, मेरे नाम से आप याद रखना RP मिश्रा। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और जो इक्वल के उधर लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट हो गया। हम अब आते हैं, जब अभिकारक और उत्पाद पढ़ लिए तब हम आते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या रासायनिक समीकरण क्या है। क्या होगा रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? तो आपने कह दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक या संकेत के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक नई परिभाषा तुमने कह दिया कि अभिकारक तथा उत्पाद को संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, जैसे मान लो हम अभिक्रिया कह रहे थे, हमने एक शब्द कहा नाइट्रोजन। मान लीजिए आप शब्द में लिखते नाइट्रोजन, फिर आप लिखते क्या? हाइड्रोजन, और तब बना अमोनिया। जैसे हमने ऐसा लिख दिया, नाइट्रोजन हुआ हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद जो है हमारा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हो गया हमारा अमोनिया, अमोनिया हम लोगों ने कह दिया। अब यही बात तो हम कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है कि जो हमारे क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक हैं, तो क्रियाकारक को संकेत के रूप में लिखना, संकेत के रूप में लिखना, क्रियाफल को भी संकेत के रूप में लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है? समीकरण। अच्छा, समीकरण आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। मान लो हम लोग एक ऐसा नॉर्मल लिख रहे हैं, 2x + 3 लिख दिया, हमने लिख दिया x + y + 1 लिख दिया। हम आपसे पूछे क्या ये समीकरण है कि नहीं है, तो आप कह दोगे ये समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है? तो आपने कहा समीकरण या इक्वेशन मस्ट हैव टू इक्वल साइन। जिसको हम समीकरण बोलते हैं उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए।
समीकरण तभी कहलाएगा, ये समीकरण जब ये वाला चिन्ह होगा तभी हम उसको समीकरण बोलेंगे। तो हम लोग रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? तुमने कह दिया रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 by 1। रासायनिक समीकरण क्या है? तो हमने कह दिया कि रासायनिक जो अभिक्रिया थी उसको हम समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं, या जो हमारे अभिकारक और उत्पाद हैं उनको प्रतीक के रूप में जब लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा। फिर प्रतीक के साथ उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। भौतिक अवस्था क्या हुई? तो देखो, जब आप अभिक्रिया पढ़ते हो तो उसमें कहीं कहीं पे यस लिखा रहता है। यस का मतलब क्या हुआ? आपने कह दिया सॉलिड हो गया, है ना, या अपन ने कह दिया ठोस। ध्यान रखना समीकरण में, चाहे वो हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के, वो यही वर्ड्स यूज होते हैं। एस हो गया, फिर एस के बाद हमारा एल हो गया, एल फॉर लिक्विड, और लिक्विड का मतलब हो गया सिर्फ हमारा द्रव हम लोग समझेंगे, और जी हो गया तो हम लोग समझेंगे क्या कि गैस लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे ए क्यू लिखा रहता है, ए क्यू। तो ए क्यू क्या हो जाएगा? तो आपने सिर्फ लिख दिया ए क्यू में एक्वस, मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन हो गया। मतलब समीकरण में ये चीजें मेंशन रहती हैं, अवस्था दी रहती है, बहुत अवस्था समीकरण में लिखी रहती है। और जब हम समीकरण लिखते हैं तो उसमें एक तीर का निशान बनाते हैं। देखो, हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 2 3 देखा हुआ था कि हम लोग समीकरण लिखते वक्त तीर का निशान बनाते हैं उसमें, और हम लोग अपने से पहचान जाते हैं कि क्रियाकारक और क्रियाफल किधर लिखे हुए हैं, उनके साथ उनकी अवस्था है। अवस्था लिक्विड का मतलब ध्यान रखना, लिक्विड सिर्फ हम लोग जल के लिए बस लिखेंगे। यल कब लिखेंगे? जल के लिए। बाकी AQ कब लिखेंगे? जब कोई भी हमारा विलयन शब्द दिया होगा, या हम ये मानेंगे कि अब ये दो इकट्ठे हो गए, जैसे NaCl लिखना हो गया, किसी भी अभिक्रिया में NaCl का विलयन लिखा हुआ है तो AQ लिख दिए। बाकी गैस हम लोग जानते हैं, और सॉलिड भी पहचान जाएंगे अभिक्रिया में कि सॉलिड क्या होगा, गैस क्या होगा। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट वो सिर्फ ये है कि जो भौतिक अवस्था है वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं लिखी जाती। नोट क्या हो गया हमारा कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते वक्त हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस नहीं लिखते। वो तभी लिखते हैं जब किसी क्वेश्चन में पूछा हो या जहां पे कंपलसरी लगे। सभी अभिक्रियाओं में नहीं लिखते, तो नोट आप लिखिएगा। इसमें देखिए, हम लोग जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे थे, ये हर कंडीशन पे नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमको ये लिखना पड़ता है, बाकी सभी में नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, और यहाँ पे इसका बेसिक है, बाकी 11th और 12th में बहुत ज़्यादा है। तो जो 10th का है ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझना। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स करिएगा, और हम प्रयास ये करेंगे कि आपको पूरे रासायनिक समीकरण संतुलित करने आए जो आपके क्लास 10th के एग्जाम में आते हैं या दिए हैं, है ना। और हाई लेवल के हम उसमें अभी बात नहीं करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं, तो याद ये रखना है आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब सिर्फ ये है कि क्रियाकारक की तरफ या अभिकारक की तरफ जितने परमाणुओं की संख्या है उत्पाद के तरफ भी उतनी ही होनी चाहिए। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियां हैं जो हमारे क्लास 10th से लेके 11th और 12th तक आती हैं। 10th में सिर्फ एक ही विधि का नाम है, और हम लोग चारों विधियों का नाम लिखे लेते हैं। देखिएगा 1 by 1। 1 नंबर, फर्स्ट नंबर आप देखिए, फर्स्ट जो हमारी विधि होगी उसका नाम है, जो हमारे इसमें दिया हुआ है, अनुमान विधि। अनुमान विधि है क्लास 10th में, अनुमान विधि, और इसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड बोलते हैं अनुमान विधि को। फिर जो सेकंड नंबर पर हमारा है उसको हम लोग बोल सकते हैं आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि, आंशिक समीकरण विधि ये है हमारा पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। और जो हमारा तीसरे नंबर पर हो गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आक्सीकरण संख्या विधि। आक्सीकरण संख्या विधि, ये भी हमारा क्लास 11th में है, और ये नाम हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या विधि। और लास्ट हो गया हमारा आयन, फिर हो गया इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि हमने कह दिया आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये 4 विधियां हैं जो हमको समीकरण को संतुलित करना बताती हैं। पर अभी जो हमारे सिलेबस में है या क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सिर्फ है अनुमान विधि। अनुमान विधि है क्या प्यारे बच्चों? तो अनुमान विधि हमने सिर्फ ये कह दिया जिसको हम देख के पहचान सकें। देख के पहचानने का मतलब हमने H2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है और उधर H2O लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट कह दिया कि हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, पर जो हमारा क्रियाफल बना, उत्पाद बन गया है, उस साइड ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है, तो हमने तुरंत उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड कर दिया, वो हो गया अनुमान विधि। देख के जिसको अपन ट्राई करते हैं वो अनुमान विधि हो गया। बाकी ये सब विधियां हैं आपके क्लास 11th में, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। देखिए क्लास 10th में हमारा जो पहला बैलेंसिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है हमारे इसमें कि आयरन है और वो आयरन रिएक्ट करता है किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके बनाता है Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। देखो इसको संतुलित करने के लिए विधि सिर्फ ये बताई गई है कि हम लोग एक छोटा सा पहले तो क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, है ना। टेबल के तरीके से अभी मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, नॉर्मल बहुत सारे तरीके हम बता देंगे जो हमारी बुक्स में मेंशन है, पहले हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले आप तत्व लिख दें कि तत्व कौन से हैं, फिर अभिकारक की तरफ कितने हैं ये लिख दें और उत्पाद की तरफ कितने हैं वो लिख दें। जब आप संतुलित करना चालू करते हो प्यारे बच्चों, तो याद ये रखो कि संतुलित करते वक्त आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, में दिया हुआ है संतुलित करना, तो पहले टेबल के फॉर्म में बताया गया है। अब यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, आयरन है Fe, जल से क्रिया करके ये बना रहा है आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब जब संतुलित करना है तो ये कह रहा है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमको दिए हुए हैं अलग अलग परमाणु या अणु दिए हुए हैं, परमाणु किसको बोलेंगे? जहाँ पे जहाँ 2 या 2 से ज्यादा मिले हुए हैं वो परमाणु अणु हो गया, और जहां अकेला लिखा हुआ है वो हमारा परमाणु हो गया। जैसे ये भी अणु कहलाएगा, है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन ये आयरन परमाणु हो गया। तो ये क्रिया करके इस तरीके से। अब तत्व टोटल कितने आ रहे हैं, तो ध्यान से आपने लिख दिया कि तत्व एक तो आयरन है, दूसरा तत्व हाइड्रोजन है और तीसरा तत्व ऑक्सीजन है। 3 तत्व हैं अभिक्रिया में। क्रियाकारक की तरफ देखो, बाद में देख लेते हैं। ये अभिकारक की तरफ अकेला लिखा हुआ है आयरन, और यही Fe जो फल की तरफ दिया हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद जो है तो हाइड्रोजन हमारा 2 बार है, और जो हाइड्रोजन इधर है इधर भी कितना हो गया हमारा? 2 बार हो गया। ऑक्सीजन इधर दिया हुआ है कितने टाइम? 3 टाइम दिया हुआ है, और इधर ऑक्सीजन दिया हुआ है 1 बार दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है ऑक्सीजन। अब इसमें जो आयरन सिंगल है और यहाँ पे आयरन 3 बार लिखा था, मैंने इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा दूसरा कर दिया था। प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? Fe3O4 आना चाहिए। अब आयरन हमको अकेला दिख रहा है किधर? अभिकारक में, ये 3 बार दिया है क्रियाफल में, तो हम इसको क्या करेंगे? अभिकारक की तरफ 3 का इंटू कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 3 हो जाए और यहाँ पे भी 3 हो जाए। ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ है पूरा, जिसमें हम लोग मतलब संतुलित नहीं किए रहते, तो उसको बोलते हैं ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन, ढांचा समीकरण हो गया हमारा। जब हम लोग उसमें कुछ भी संतुलित नहीं किए रहते तो ढांचा समीकरण बोलते हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन अकेला है, इधर 4 है, ऑक्सीजन क्रियाफल में 4 है। मतलब हमको करना क्या पड़ेगा कि इस साइड 4 का इंटू करना पड़ेगा, और जब 4 का इंटू हमने ऑक्सीजन पे किया तो संतुलित करो। पहले आपने 3 लगा दिया, इसमें 3 लगा दिया, 3 के बाद आपने अभिकारक की तरफ लगाना था, फिर अभिकारक में ही जहां ऑक्सीजन था वहां पे आपने 4 लगा दिया है, और 4 लगाने के बाद अब आप इधर आ जाओ। तो जब ध्यान से देखते हो कि आयरन तो 3 हुए, इधर भी आयरन 3 हो गए। हाइड्रोजन अब घट गए हैं, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए, 8 हो गए हैं। इधर किस साइड 8 हो गए हैं हमारे? 4 जुड़ने के कारण अभिकारक में 8 हो गए, तो यहाँ पे भी आपको 4 ही करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी आपने 4 कर दिया। अब हमारा पूरा समीकरण संतुलित है। तो एक ये जनरल
प्रक्रिया थी, मेथड थी कि हम उसमें पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल में कितने तत्व हैं उन तत्वों को लिख लिए, अभिकारक में कितने आ रहे हैं, उत्पाद में कितने आ रहे हैं, प्लस संतुलित तब कहलाएगा जब इस पूरे समीकरण को हम लोग इसके भौतिक अवस्था के साथ लिखें। मतलब 3Fe लिखा हम लोगों ने और ये ठोस हो गया, फिर हमने लिखा हुआ है 4H2O और ये हमारा लिक्विड हो गया, क्रिया करके बना 3O4 और फिर बना लिया 4H2, तो यहाँ पे ये गैस हो गया और ये जो है हमारा क्या फॉर्म हो गया, लिक्विड एक्वस फॉर्मेशन हो गया इस कंडीशन पे। तो हम जब इसका भौतिक अवस्था भी लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट रासायनिक समीकरण कहला जाएगा। तो एक ये सामान्य प्रक्रिया थी। अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए संतुलित करने में 3 चीजों को ध्यान रखते हैं। 3 चीजें क्या हो गई, हम लोग सबसे पहले उसका धातु तत्व संतुलित करते हैं। धातु तत्व यदि दिया हुआ है उसको संतुलित करते हैं, जैसे हो गया हमारा एल्यूमिनियम, पहले संतुलित करते हैं, फिर अधातु को संतुलित करते हैं। अधातु तत्व जो दिए हुए हैं उनको संतुलित करते हैं। अब अधातु हमारे क्या हो गए, तो हमने कह दिया कार्बन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको संतुलित करते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग संतुलित में देखते हैं हाइड्रोजन को। चूंकि एक ये भी तरीका है जब हम लोग अनुमान विधि को हल करते हैं, मतलब देख लिए कि इस सूत्र में देखो, जैसे इसी को करते हैं मान लो, तो हमने पहले देखा कि धातु कहाँ लिखा है, देखा इधर धातु है कौन सी, हमारी आयरन लिखी हुई है। अब इधर आयरन अकेला है, इधर 3 है, मतलब मैंने 3 लगा दिया डायरेक्ट, आयरन के आगे 3 लगाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और तो कोई धातु नहीं है, अधातु तत्व ढूंढते हैं, तो अधातु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो अलग से हैं। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 था, मैंने ऑक्सीजन में 4 लगा दिया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब लास्ट में हाइड्रोजन पे आते हैं, जब इधर हमारे 8 हाइड्रोजन हो गए तो इधर भी हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। तो मतलब अनुमान विधि में हम ये प्रक्रिया भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस चीज को यदि हम लोग देख लें तो ध्यान से हमारा जो है तो ये हो सकता है अनुमान विधि का समीकरण संतुलित। आगे कुछ और समीकरण है जो हमारी बुक में मेंशन है, हम लोग जल्दी से उनको देखे ले रहे हैं। क्रिया है देखिएगा, उनको हम लोग करते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया हमारी थी जिसको मैंने कहा था कि आप परेशान मत होना, हम लोग संतुलित करेंगे। तो पहला हमारा हुआ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को क्रिया करवाते हैं हम लोग ऑक्सीजन से और बना हमारा MgO। चूंकि हम भौतिक अवस्था नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ है मैंने नोट में लिखवा दिया था कि सभी अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्था नहीं लिखी जाती जब तक पूछा न जाए। मैग्नीशियम एक धातु है, ठोस अवस्था में होगी, ये गैस हो गई, और ये जो बना लिया है MgO, ये क्या बना लिया हमारा, तो हमने कह दिया कि ये भी एक सॉलिड पदार्थ बना लिया है, या मतलब पाउडर जैसा बना लिया है। मैग्नीशियम अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला, यहाँ 2 है, तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगा दिए तो ये भी हमारा डिसबैलेंस हो गया। हम लोग पहले क्या करते थे, धातु देखते थे तो धातु अकेली लिखी हुई थी, फिर ऑक्सीजन को देखे, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर 1 था, मैंने 2 लगा दिया, पूरा संतुलित हो जाएगा। दूसरा समीकरण हम लोगों ने देखा हुआ था, जो क्रियाकलाप हमारा 2.2 था कि हमने Ki लिया हुआ था और हम उसको लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस से क्रिया करवा रहे थे, तो हमारा KNO3 बना और फिर उसके बाद हमारा बन गया PbI2। प्यारे बच्चों ध्यान से आप बताइएगा, पहले हम धातु देखेंगे। धातु हमारे यहाँ पे 2 हैं, पोटेशियम और लेड। पोटेशियम इधर भी अकेला है, इधर भी अकेला है, चलता है। जो हमारा लेड है इधर भी अकेला है, इधर भी अकेला है, चलता है। आयोडीन अकेला है पर इधर आयोडीन 2 बार लिखे हुए हैं, तो हमने आयोडीन में 2 इधर लगाया। पोटेशियम पूरा बढ़ चुका है, पोटेशियम भी 2 हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए, तो पोटेशियम के आगे भी आप 2 लगा दोगे तो आपका पोटेशियम और आयोडीन सब बराबर हो गए। NO3 देखो, ध्यान से देखना, NO3 2 टाइम्स है, NO3, तो यहाँ पे भी ये जो 2 लगा हुआ है वो इस NO3 के लिए ही है। पूरी समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है जब अपन एक नज़र पे देखते हैं। तो तीसरा हम लोगों ने किया हुआ था कि जो हमारा जिंक था, जब HCl से हम लोग क्रिया करवाते हैं तो बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब देखो Zn अकेला हुआ, धातु अकेला लिखा है, क्लोरीन अकेला, पर ये यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब 2 लगाते हो तो हाइड्रोजन पहले से 2 है, संतुलित हो जाता है। तो ये तीनों क्रियाकलाप थे जो मैंने कहा था कि आप परेशान मत होना, हम लास्ट में कर लेंगे संतुलित करते वक्त।
क्रियाकलाप के बाद हमारी बुक में 2 और चीजें दी हैं। एक अभिक्रिया दी हुई है हमारे पास ये कि जब हमारा CO है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं होता है उस धुएं का फार्मूला हो गया CO को क्रिया करवाते हैं हम लोग किससे, तो हमने कह दिया कि हम लोगों ने इससे को वाटर से क्रिया करवाया। और जब वाटर से क्रिया करवाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा बनता क्या है ये हमको देखना है। इन चीजों को क्रिया करवाए वाटर, हाइड्रोजन गैस से, वाटर नहीं लेना है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करवाए तो हमारा बन जाएगा CH3OH बनेगा। मतलब ये फिक्स है, ध्यान रखना, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करता तो MgO ही बनता है, क्रियाफल यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ऑक्सीजन भले ही 2 बार ले, ये नहीं कि तुम यहाँ पे MgO2 लिख दो। जब हम संतुलित करते हैं तो संतुलित करते वक्त हम लोग ये ब्रैकेट क्यों बनाए थे, ब्रैकेट बनाने का मतलब ये है कि जो शुरू में हमको दिया हुआ है परमाणु या अणु, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसके आगे संख्या लगानी है। जब संतुलित करते हैं तो उसके आगे संख्या लगाते हैं, उस समीकरण के सूत्र को नहीं बदलते, ऊपर नीचे दाएं बाएं पहले लगा देते हैं, जिसको गुणांक बोलते हैं। जैसे x के आगे 3 लिखा हुआ है तो हमने 3x कह दिया, तो जो 3 है वो गुणांक कहलाएगा, तो गुणांक वाले प्लेस को बस बदलते हैं संतुलित करते वक्त, सभी में गुणांक वाले प्लेस में। यहाँ पे देखो हमारा कार्बन अकेला, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन अकेला, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, मतलब इसमें तुम 2 लगा दो, तुम्हारा संतुलित हो जाएगा। एक लास्ट जो अभिक्रिया हमारी बुक में दी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, वो हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग लेते हैं क्या 6CO2, यहाँ पे हमने और H2O लिया, और ये जो क्रिया होगी तो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और ये हो गया हमारा सूर्य प्रकाश। और सूर्य प्रकाश के बाद प्रकाश संश्लेषण में चाहिए क्या, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। आपको मौखिक याद रखना है प्यारे हैं, CO2 और H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बनता है ऑक्सीजन, और फिर बनता है हमारा H2O। जब इसको हम लोग संतुलित करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन हमको 6 बार दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 लगा दिए। उसके बाद ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, कार्बन के बाद ऑक्सीजन को, तो 6 दूनी 12 हो गए, और 12 के बाद एक 13 ऑक्सीजन हो गए। इधर ऑक्सीजन गिनो तो 6, और 6 के बाद कितने हो गए हमारे पास 8, और 1 9 हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहने का ये है क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल ही जा रहे हैं। प्लस एक चीज और देख लो, वाटर, ये हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन तुमने कह दिया 12 और 2 14 हो रहे हैं टोटल हाइड्रोजन। तो हमको करना सिर्फ यहाँ पे ये है कि हम यदि मान लो यहाँ पे 12 लगा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये करना पड़ेगा हमारा 12 2 20, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा 12, ये 6 यहाँ पे लगा दो, तो 12 दूनी 24 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन, तो 12 और 12 दूनी 24 ये भी है, मतलब 6 लिखा हमने, 6 और 6 12, और यहाँ पे भी आप लगा दो कितना, तो यहाँ पे लगा दो 6, तो आपके हो जाएंगे 24 टोटल। तो ये एक अभिक्रिया थी जो हमारी बुक में इतने पूरे समीकरण हैं, इन 5 के अलावा यहाँ तक में कोई समीकरण नहीं आता। इसके बाद प्रश्न में है, क्वेश्चन है कुछ 5 है, तो हम लोग 2 मिनट के अंदर उनको भी देखे लेते हैं। फिर आपको और अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस में अलग से सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं और आपको जरूरत पड़ती है तो। हम अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहे हैं आपकी बुक के सिलेबस में, और सिलेबस में यहाँ तक में इतनी ही अभिक्रियाएं थी। प्यारे बच्चों, ये हम लोगों को पेज नंबर 6 में कुछ समीकरण दिए हुए हैं। पेज नंबर 6 में 3 ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो साफ क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ यदि हमको जलानी है, धातु को जलानी है, तो उसके ऊपर धूल और मिट्टी के कण लग जाते हैं, तो धूल और मिट्टी के कण साफ कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन डायरेक्ट उससे टच में आ जाए। क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती को यदि जलाते हैं तो वहां पे हमको वायु चाहिए, तभी वो चीज जलेगी। अभिक्रिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो तुमने डायरेक्ट लिखा इसमें, क्वेश्चन देख लेना आप, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको भौतिक अवस्था नहीं लिखनी, यहाँ पे भौतिक अवस्था आपको लिखनी है। तो हाइड्रोजन हुआ हमारा गैस है, क्लोरीन के लिए हमने ये लिखा, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, संतुलित कर देंगे तो इतना आ जाएगा। बैरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, BaCl2 लिखा हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम का संकेत ये होता है, सल्फेट होता है SO4, इसकी संयोजकता होती है एल्यूमिनियम की 3, इसकी संयोजकता होती है 2। जो बना हमारा वो क्या बन गया, तो हमने कह दिया कि ये बना बैरियम सल्फेट BaSO4,
और एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब बन गया AlCl3। इसको संतुलित कर लो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 3 है, मतलब तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। सल्फर यहाँ पे हमारे 3 लिखे हुए हैं, इधर अकेला लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे यदि हम लोग 3 लगाते हैं तो 3 लगाने से हमको यहाँ पे भी बेरियम के आगे 3 लगाना पड़ेगा। अब जब ये हमारा पूरा संतुलित हो गया है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये पूरी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। सोडियम और जल लिखा हुआ है, सोडियम हमने लिया Na और जल लिया H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हमारा NaOH और बन गया हाइड्रोजन मतलब H2। 2 1 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला दिया हुआ है, सोडियम अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है। यहाँ पे हमको जो घट रहा है वो हाइड्रोजन घट रहा है, मतलब इधर साइड हाइड्रोजन 2 हैं और इधर साइड इतने हैं। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 लगाने पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, मतलब इन जगहों पे हमको इस तरीके से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बैरियम क्लोराइड फार्मूला है BaCl2 लिखा और जल में लिखा हुआ है, मतलब ये सब एक्वस होंगे। सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, हमने लिख दिया Na2SO4, ये भी हमारा चूंकि जल में है, मतलब जल में जो विलयन बनते हैं हमने शुरू में लिखा हुआ था कि एक्वस लिखते हैं। उसके बाद बना क्या सोडियम क्लोराइड, तो हमने लिख दिया NaCl और चूंकि जल में ही बना कि बनता है बैरियम सल्फेट तो हमने लिखा BaSO4 और यहाँ पे कह रहा है कि अघुलनशील अवक्षेप बना, मतलब ये सॉलिड बन गया, एक ठोस बन गया है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिखा NaOH और चूंकि ये जल में है इसलिए ये भी एक्वस होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारा HCl, ये भी AQ होगा चूंकि ये सब जल में विलयन है। सोडियम क्लोराइड बना हमारा NaCl और ये हो गया जल। प्यारे बच्चों इसमें हमने AQ लिख दिया और यहाँ पे हमने L लिख दिया। संतुलित दोनों को देखे लेते हैं, यहाँ पे बैरियम अकेला है, इधर भी अकेला है, क्लोरीन 2 है, इधर हमारा क्लोरीन अकेला लिखा हुआ है, मतलब क्लोरीन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। सल्फेट हो गया हमारा, तो सल्फेट में इधर साइड भी अकेला है, कोई बात नहीं। सोडियम यहाँ पे यदि हम लोग 2 लगा देते हैं, 2 लगा देंगे तो पूरा हमारा सोडियम भी 2 हुआ, क्लोरीन भी 2 हुआ, बाकी सब सिंगल ही है। NaOH में आ जाओ, Na अकेला है, Na अकेला हो गया, ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला हो गया। हाइड्रोजन 2 बार दिए हुए हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 बार दिया हुआ है, क्लोरीन अकेला, क्लोरीन अकेला। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर विज्ञान का उसका पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंप्लीट पार्ट। अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बस 2 पार्ट का वीडियो है और यहीं से समाप्त होगा। आपको ये वीडियो और हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताएं जरूर, और आगे ताकि हम आपका कंटिन्यू साइंस कंप्लीट कराएं। थैंक यू।